क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बिंदु 5 2 -4 से जाने वाली तथा सदिश 3i + 2j - 8k के समांतर रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरणों को ज्ञात कीजिए। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 5 2 -4 and which is parallel to the vector 3i + 2j - 8k। एक लाइन का इस लाइन का वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। इस रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण चाहिए। कंडीशन आपको ये दी हुई है कि यह जो रेखा है ये किस पॉइंट से पास हो रही है, 5 2 -4। इसका मतलब इस लाइन पर एक पॉइंट है 5 2 -4। ये लाइन पे एक पॉइंट है 5 2 -4, ठीक है। और जब भी हम लाइन का इक्वेशन निकालते हैं तो एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं, एक चर बिंदु लेते हैं, क्योंकि चर बिंदु ही तो मूव करता है जिससे लाइन ट्रेस होगी। तो एक पॉइंट मैंने ले लिया यहां पर P, ये कोई चर बिंदु है, ठीक है, वेरिएबल पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y और z, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको मैं A पॉइंट कह लेता हूं, पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट है 5 2 -4, और इसको यहां ज्वाइन कर लेता हूं, ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर लेता हूं डियर स्टूडेंट, और इस P को भी ओरिजिन से मिला देता हूं और ये जो वेक्टर है ये मैंने कहा R वेक्टर है, ठीक है। ये आपका बन जाएगा OA वेक्टर, OA + AP, ये P पॉइंट है ना ये वाला, ये OA + AP = OP, ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट आप देखो, मैं मान लेता हूं रेखा बिंदु 5 2 -4 से होकर जाती है। लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 2 -4। यह रेखा इस बिंदु से होकर जा रही है, ठीक है। और मैं माना उसको पॉइंट A मान लेता हूं, ये लाइन जो है इस पॉइंट से होकर जा रही है। बिंदु A का स्थिति सदिश, ध्यान दीजिए, बिंदु A का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट A, इस पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर मतलब स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है, ठीक है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की पोजीशन जो वेक्टर शो करेगा वो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो इसको मैं A से कहूंगा डियर स्टूडेंट, और A वेक्टर क्या हो जाएगा, 5 2 -4 से लाइन जा रही है और पॉइंट A है, उसके कोऑर्डिनेट ये हैं, तो OA वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहां पर लिख भी लेता हूं OA, ठीक है डियर स्टूडेंट, OA वेक्टर, उसी को मैं कह रहा हूं A वेक्टर, उसको मैंने A वेक्टर कह दिया है, OA वेक्टर को मैं A कह रहा हूं, दिस इज A वेक्टर। और ये कितना होगा, 5i + 2j - 4k। ये आपको ध्यान रखना है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, 5i + 2j - 4k। दूसरी बात देखिए डियर स्टूडेंट, आप रेखा सदिश B
इस सदिश को मैंने कहा माना ये है वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी, ठीक है। रेखा सदिश बी के समांतर है, रेखा सदिश बी के समांतर है, लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर बी, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट, बी वेक्टर क्या हो गया, बी वेक्टर हमारे पास क्या है, बी वेक्टर हमने कहा ये है 3i प्लस 2j माइनस 8k। जो ये बोला गया है, जो ये कहा गया है कि ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, तो ये बी वेक्टर हो गया। क्लियर हो गया। अब देखो आप इस ट्रायंगल में, आप देखिए किस ट्रायंगल में, ओ ए पी में, देखिए इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए प्लस ए पी, ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर, ये मैंने आर कहा है, और मैं पहले इसको ऐसा लिख लेता हूं, कैसे, मैं इसको लिख देता हूं ओ पी वेक्टर, ठीक है। ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ पी, और ओ पी को मैं क्या कह रहा हूं, आर, ये चर पॉइंट है ना, ये वेरिएबल पॉइंट है ना, तो इसको मैं आर से कह रहा हूं, तो आर इज इक्वल टू ओ ए। ओ ए क्या है, ओ ए वेक्टर आपका ए है, ए प्लस ए पी। अब ए पी क्या होगा, इसको ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है इसी पर एक पार्ट ए पी है, और ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, इस वेक्टर के पैरेलल ये लाइन है, तो ए पी क्या हो जाएगा, ए पी भी इसी के पैरेलल होगा, ठीक है। ए पी वेक्टर इसके पैरेलल होगा। अब उसका कितना पार्ट होगा, ये कितना होगा, इसका कुछ टाइम होगा। दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एक दूसरे का कुछ पार्ट होता है ना, तो ए पी को मैं लिख सकता हूं लैम्डा बी, क्योंकि इसके पैरेलल है, तो बी है, बी में मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल गया, ए पी मिल गया, ठीक है। और आर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्या है, 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, हमारे पास ये है 3i प्लस 2j माइनस 8k। आइडिया समझ में ये आ गया। और ये क्या है, इसको बोलते हैं रेखा का सदिश समीकरण, ठीक है। यह रेखा का सदिश समीकरण है, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। यह रेखा का सदिश समीकरण है, सदिश समीकरण है, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो दो चीज पूछी हुई है, एक तो सदिश समीकरण चाहिए, मतलब वेक्टर इक्वेशन चाहिए, वो तो लाइन का ही निकल गया, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा वी के रूप में। अब इससे हमने कार्टेशियन फॉर्म बनानी है इसकी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर जगह बना लेता हूँ, इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करने के लिए। आप देखिए डियर स्टूडेंट, मेरे पास रेखा का कौन सा फॉर्म आ गया, मेरे पास रेखा का वेक्टर फॉर्म आ गई है, सदिश रूप में रेखा, वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में रेखा का समीकरण आ गया। आर इज इक्वल टू, ये है मेरे पास 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i प्लस 2j माइनस 8k, ठीक हो गया, ठीक है ना। 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i प्लस 2j माइनस 8k, ये वेक्टर इक्वेशन है।
वेक्टर इक्वेशन से मुझे कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए। वेक्टर इक्वेशन से मुझे क्या चाहिए? कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए, और इसको आपको तैयार कर देना है। कई बार क्या दिया रहता है क्वेश्चन में, लाइन का वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है, लाइन का सदिश रूप में समीकरण दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है, तो उसे कार्तीय रूप में निकालना है, कार्टेशियन रूप में निकालना है। तो अब आप देखो ये जो आर वेक्टर है, देखो आर, ये पॉइंट पी का स्थिति सदिश है, और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मैंने क्या माने हुए, एक्स वाई जेड। तो आर वेक्टर को मैं क्या लिख दूंगा, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये जो पॉइंट पी है, जो वेरिएबल पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर आर है, स्थिति सदिश आर है। आर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब इसको यहां रख लेते हैं, आर की जगह पे क्या हो जाएगा, आर की जगह पे मेरे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j माइनस 8k। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, देखो आई जे के कोएफिशिएंट को मैं इक्वेट कर लेता हूँ, एक साथ लिख लेता हूँ पहले, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा से अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 लैम्डा आई 2 लैम्डा जे माइनस 8 लैम्डा के, लैम्डा से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 3 लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे माइनस 8 लैम्डा के। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू, आई और आई कॉमन ले लीजिए, आई 5 प्लस 3 लैम्डा प्लस जे 2 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है, 2 लैम्डा जे कॉमन आ गया तो 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस के को भी कांस्टेंट, के को भी कॉमन ले लीजिए, के यहाँ पर बच जाएगा -4 और यहाँ पर -8 लैम्डा। ठीक हो गया। अब दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब उनके अदिश भाग बराबर होते हैं, स्केलर पार्ट इक्वल होते हैं, मतलब x इज इक्वल टू दिस, मतलब i का कोएफिशिएंट और i का कोएफिशिएंट आपस में बराबर होंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 लैम्डा। दो वेक्टर इक्वल होंगे जब ये वाला इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 5/3 इज इक्वल टू लैम्डा। एक वैल्यू तो लैम्डा की आ गई। दूसरा देखो वाई जे, यहाँ पर जे का गुणांक है y, तो y इज इक्वल टू जे का गुणांक है 2 प्लस 2 लैम्डा, ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो y माइनस 2/2 इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ से भी लैम्डा का मान आ गया। तीसरा हो जाएगा z इज इक्वल टू -4 माइनस 8 लैम्डा, यहाँ आ जाएगा डियर स्टूडेंट z प्लस 4 इज इक्वल टू -8 लैम्डा, तो z प्लस 4 डिवाइडेड बाई -8 इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये भी लैम्डा की वैल्यू है, ये भी लैम्डा की वैल्यू है, ये भी लैम्डा की वैल्यू है। ठीक है, तो तीनों लैम्डा को बराबर कर लो तो मेरे पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ आप देखो मेरे पास इक्वेशन जो बन के आती है वो इस रूप में आ जाएगी। किस रूप में, देखो x माइनस 5/3 लैम्डा इक्वल टू, ये भी लैम्डा के इक्वल है, इज इक्वल टू y माइनस 2y2 इज इक्वल टू, ये भी लैम्डा के इक्वल है, z प्लस 4/-8।
ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में ये आ गया। ये रेखा का कौन सा समीकरण है? रेखा का कार्तीय समीकरण है। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। यह रेखा का कार्तीय समीकरण है। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। कार्टेशियन मतलब एक्स वाई जेड में इक्वेशन है तो कार्तीय समीकरण बन गया। ठीक है, समझ में? मतलब आप यहां पर एक चीज करने ये भी सीख गए कि यदि वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन है, सदिश रूप में है, तो कार्तीय रूप में कैसे निकालेंगे, और यदि कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण है तो सदिश रूप में कैसे निकालेंगे। तो आप देखो ये रेखा किस पॉइंट से होकर जा रही है? 5 2 0 रखेंगे ना इसको 0, तो x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू -4। तो लाइन कहाँ से पास होकर जा रही है? 5 2 -4। तो ये वेक्टर निकल जाएगा 5i प्लस 2j -4 के प्लस क्या होगा? ये जो लाइन है इसके दिक् अनुपात क्या है? 3 2 -8। तो b वेक्टर क्या हो जाएगा? b वेक्टर हो जाएगा 3i प्लस 2j -8 के। तो r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, यहाँ से भी निकल जाएगा। ठीक है, तो तैयार रखना आपको। वेक्टर इक्वेशन लाइन की दे रखी है तो आप कार्टेशियन इक्वेशन में उसको चेंज कर सकते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन में लाइन का इक्वेशन है तो आप उसका वेक्टर फॉर्म बना लेंगे। ठीक है, सदिश रूप में रेखा का समीकरण है तो आप उसको कार्तीय रूप में निकाल सकते हैं। कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण है तो आप उससे सदिश रूप में चेंज कर सकते हैं। जरूर ये तैयारी आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए डियर स्टूडेंट। समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है, और इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब हुआ x, y और z का मान निकालना। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से निकालना है। और कई बार इस एक्सरसाइज से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है। तैयारी कर लीजिए आप ठीक से। ठीक है, अब आप देखो तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं वो आपको तैयार रखने हैं। समीकरण निकाय को ax इज इक्वल टू b के रूप में रखने पर राइटिंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दिस फॉर्म ax इज इक्वल टू b, वेयर जहां a की वैल्यू क्या है? a इज इक्वल टू है 2 3 3, इसका कोएफिशिएंट 1, -2, इसका कोएफिशिएंट भी 1, इसका कोएफिशिएंट x का 3, ये y का कोएफिशिएंट -1 और z का कोएफिशिएंट -2। ये a हो गया। 2 3 3, 1 -2 1, 3 -1 -2, ये a हो गया। x क्या है? x इज इक्वल टू लिख देते हैं हम x y z, और b लिख देते हैं हम b क्या है? b हम लिख देते हैं 5 -4 और 3। ठीक है, a की वैल्यू मालूम हो गई, x की मालूम हो गई, b की हो गई। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे a इनवर्स चाहिए। ठीक है, a का व्युत्क्रम चाहिए। a इनवर्स के लिए सबसे पहले मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कैसे निकलेगा? इसका सारणी का मान कैसे निकलेगा? इस रोज के अलोंग खोलता हूं तो 2 इंटू, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, 2 2 जा 4,
यहाँ से माइनस हो जाता है, इसके मल्टीप्लाई माइनस और माइनस एक और लग जाएगा तो +1 प्लस माइनस -3, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, -2 और -3 +3, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, -1 +6। ठीक हो गया। अभी कितना हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 + 1 5, 5 2 = 10। इसको देखो, -3 -2 -5 और -3 +15, ये भी देखो 5, ठीक है, और 3 15, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट 40। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो गया? 40, विच इज नॉट इक्वल टू 0। यह 0 नहीं है। यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय नहीं होता। यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो उस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता। तो सबसे पहले यही टेस्टिंग करना चाहिए। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया हमारे पास? 40 आ गया, इसलिए इसका व्युत्क्रम निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय है। आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय है। मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टेबल। ठीक है, अब सबसे पहले जब मैट्रिक्स को इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है, तो कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। सहखंड, इसका सहखंड, इसका सहखंड, इसका सहखंड, प्रत्येक एलिमेंट का सहखंड निकालेंगे। इसके सहखंड को लिखते हैं A11। साइन इसका प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो इसका साइन प्लस, तो 2 का कोफैक्टर चाहिए, तो ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। ये कितना हो गया? 2 2 ने 4 4। ठीक है, और माइनस माइनस हो गया, और फिर माइनस का प्लस, तो 4 + 1 आ गया डिटर्मिनेंट 5। A11 5 आ गया। अब A12 देखो, A12 कौन है? ये A12 है। ये कैसे निकलेगा? देखो, इसमें साइन लगाते हैं माइनस प्लस माइनस, माइनस साइन होगा, अंदर क्या होगा? ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, -2 -3, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, -2 -3, तो ये -5 और +5, तो ये हो गया 5। ठीक है, A13 कितना हो गया? A13 को आप देख लीजिए, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, -1 और 3 2 जा -6 हो गया, और एक नेगेटिव अपने ओर से, तो यहाँ तो +6 हो गया, ये -1 है, तो ये हो गया 5। ठीक हो गया। अब A21 मतलब इसका, तो प्लस माइनस, ठीक है, माइनस कितना हो गया रेजिस्टेंट? ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, -6, ठीक है ना, -6 और +3, तो -3, और माइनस पहले से बाहर से, तो ये +3 हो जाएगा। A22 कितना हुआ? A22 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई है -4 और -9, तो -13, और तीसरा है A23 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस, इसका नेगेटिव, अंदर क्या हो जाएगा? ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, -2 -9 -11, और एक माइनस पहले से यहाँ बाहर है, तो +11 हो जाएगा। ठीक है, A31 को देखो, A31 कितना हो जाएगा? इसका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा, 3 + 6, तो 9। A32 ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस आता है माइनस, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, 2 -3, तो -1 और -1 का +1, और A33 बराबर कितना होगा? ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, -4 -3 कितना हो गया? -7 हो गया। ठीक हो गया। तो सारे कोफैक्टर निकल गए, सारे सेकंड निकल गए। अब मैं यहां पर लिखूंगा सहखंडज आव्यूह, सहखंडज आव्यूह, एडजॉइंट ऑफ
एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, आप रखिए, देखो A11 A12 A13 एक लाइन में रख लो तो 5 5 5, दूसरा लाइन में लिख लो 3 -13 11, तीसरा हो जाएगा 9 1 -7 9 1 -7 और इसका ट्रांसपोज, ठीक है ना। जो सारे को फैक्टर रखेंगे उसी हिसाब से A11 A12 A13 ऐसे ये A21 A22 A23 ऐसे ये भी, और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका ट्रांसपोज का मतलब हुआ कि रो को क्या बनाएंगे, कॉलम बना देंगे 5 5 5, इसको 3 -13 11 और इसको 9 1 -7, ये निकल गया एडजॉइंट। एडजॉइंट निकल गया डियर स्टूडेंट, कितना निकल गया 539 5 -13 1 5 11 और -7 निकल गया डियर स्टूडेंट। तो अब मैं और आगे चलता हूं। अब यहाँ पर मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट, केवल इसकी आवश्यकता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, और मुझे मालूम है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 40 आया हुआ है, ठीक है। बाकी मैं यहाँ से जगह बना लेता हूँ क्वेश्चंस को आगे करने के लिए। आप देखो, एडजॉइंट ऑफ ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो ए इनवर्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जब ऐसा क्वेश्चन आप करते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ सीखने को मिलती हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखने को मिलता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए मिलता है, को फैक्टर निकालने के लिए आप जान जाते हैं, फिर एडजॉइंट निकालने को आप समझ जाते हैं, फिर इन्वर्स निकालना आप जानते हैं। तो इतनी चीज़ें मैट्रिक्स से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन में हो जाती हैं। तो ए इन्वर्स कितना हो गया, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/40, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए लिख दो डियर स्टूडेंट, ये है 5 3 9 5 -13 1 5 11 और -7। तो जब भी सॉल्यूशन निकालना होगा, हल निकालना होगा समीकरण निकाय का, तो हमको ए इन्वर्स निकाल देना है, ठीक है। तो ये काम हो गया। अब देखो डियर स्टूडेंट, इसके बाद चलते हैं इसको सॉल्व करने की ओर, ठीक है। हमने समीकरण निकाय को क्या लिखा था, आप देखो, हमने समीकरण निकाय को लिखा था ए एक्स इज इक्वल टू बी के रूप में, ए एक्स इज इक्वल टू बी के रूप में रखा था। तो यहां से x निकल जाएगा ए इनवर्स बी, इसको वहां ले लेंगे तो ए इनवर्स बन जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और यहां पर आप देखो x क्या है, x हमको मालूम है, x है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स ये है 1/40, ठीक है। 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7, ये हो गया ए इनवर्स इंटू बी। बी की वैल्यू क्या है, ये बी है, तो ये हो गया बी हमारे पास कितना हो गया 5 -4 3, ये ए इनवर्स है इंटू बी। अब देखो इसको भी ऐसे रहने दो, आप चाहो तो प्रत्येक के नीचे 40 40 40 ले आओ, डिवाइड करना है ना, 5/40 3/40 9/40 सबके नीचे, या ऐसा करिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाद में 40 से डिवाइड कर लेंगे।
तो अब देखो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/40। आप देखो अब यहां पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ रहा है आपको, ये जो है इसका ऑर्डर है 3/3 और इसका है 3/1, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ, तो 5 5 जा 25, 3 - 4 - 12, 9 × 3 + 27। ठीक है, और देखिए आप अब दूसरे रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, 5 5 जा 25, -13 × -4 तो +52, और 1 × 3 हो गया 3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 25, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -44, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -21। ठीक हो गया। अब आप देखो कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ पर मेरे पास एक्स वाई जेड कितना आ जाएगा, आप देखो यहाँ से एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/40 इंटू इसकी वैल्यू देखो आप यहाँ से कितना 15 बचेगा, 27 - 12 15 और 15 + 25 हो गया 40। इसको देखिए आप 5 और 7 और 3 10, 6 और 2 80 हो गया। और उसको देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट यहाँ से 4, ये हो जाएगा -40। ठीक है, 40 80 -40। और अब आप आसानी से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स वाई जेड की। तो यहां मैं आपको बता देता हूं, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ये है ना 1/40 इंटू ये, तो 40 से डिवाइड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 40/40, फिर यहां भी 80/40 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा -40/40। तो ये कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 40/40 हो गया 1, 80/40 हो गया 2, -40/40 हो गया -1। ठीक है, और दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इससे क्या मतलब आ जाता है, आप इनका कंपैरिजन करेंगे, इनकी तुलना कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। आप देखो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, इसका मतलब करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, x की वैल्यू 1, y की 2, z की -1। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू -1। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये 5 मार्क्स का आएगा, और इस क्वेश्चन का आप एग्जाम में ही जान जाएंगे कि आपने सही निकाला कि गलत। एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ रखो इक्वेशन में, जैसे 2 × 1 2 + 6 8 हो गया, और 3 × -1 -3, तो 8 - 3 5 हो गया, बिल्कुल सही। इसके लिए देखिए x 1 -4 -3 और -1 -4। ठीक है, इसको देखो 3 - 2 1 और +2 1 + 2 3। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारा इक्वेशन बिल्कुल सही हो गया। तो समीकरण निकाय का हल का मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते आइए। अब देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 में अथवा है। ठीक है, या तो वो वाला करना था जो मैंने अभी सॉल्व किया, या ये करना है। ठीक हो गया। क्वेश्चन है 3 संख्याओं का योग 6 है। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें, यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो हमें 11 प्राप्त होता है। पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त होता है। इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए और आव्यूह विधि से संख्याएं
ज्ञात कीजिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। तो इससे पहले जो हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व की, वहाँ हमें इक्वेशन दी हुई थी, यहाँ इक्वेशन बनानी पड़ेंगे, अब तब सॉल्व करना पड़ेगा और मैट्रिक्स मेथड से ही करना है। इंग्लिश के लिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि ज़्यादा स्पेस लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें स्पेस कम मिलता। इसको मैं यहीं पढ़ लेता हूँ, आप देखिए। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। 3 नंबर का सम क्या है? 6 है। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड एड सेकेंड नंबर टू इट, वी गेट 11। क्लियर हो गए? बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर। ठीक हो गया? रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली एंड फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड से करना है। थोड़ा यहाँ से भी ये क्लियर हो जाते, ये क्वेश्चन है ना, ये वाला है, ये वाला द सम ऑफ 3, थोड़ा और पीछे, अब आपको मुझे लग रहा है स्पष्ट दिख रहा हो क्वेश्चन, नहीं ये है क्वेश्चन। ठीक है अंडरस्टैंड? तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब हमको वो 3 नंबर चाहिए, वो कह रहे हैं 3 नंबर्स हैं, अब मुझे नहीं मालूम, मुझे वो निकालने हैं। तो पहले मैं मान लेता हूँ, अलजेब्रा का यूज़ करेंगे ना, तो सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए पहले मैं लिख लेता हूँ, माना 3 संख्याएं, माना 3 संख्याएं क्रमशः क्या क्या हैं? एक्स, वाई और जेड है। ठीक है, आपसे कह रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है कि 3 संख्याओं का योग 6 है, और हमको मालूम ही नहीं संख्याएं कौन है। तो अलजेब्रा में क्या करते हैं? एक्स वाई जेड मान लेते हैं। ठीक है, अब शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में कहा गया है उसके हिसाब से मैं इक्वेशन बनाऊंगा। पहली कंडीशन क्या है? 3 संख्याओं का योग 6 है। इन 3 को प्लस कर दूंगा तो मुझे 6 मिलेगा। तो पहला हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन ये बन गया। 3 संख्याओं के योग 6 है, x प्लस वाई प्लस जेड हमारे हिसाब से हुआ, और वो कह रहे हैं कि 6 है। दूसरा देखिए, यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके, दूसरा देखो, यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके, तीसरी संख्या कौन है? जेड। ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा कर दें, 3 इंटू जेड, देखिए जैसे जैसे बोल रहे हो वैसे वैसे करना पड़ेगा। तीसरी संख्या को 3 से गुणा, तीसरी संख्या जेड है, इसको 3 से गुणा किया करके दूसरी संख्या में जोड़ दें। दूसरी संख्या क्या है? y है। तो कितना हो जाता है? हमें 11 प्राप्त होता है। तीसरी संख्या में 3 से गुणा कर देंगे और उसको दूसरे में जोड़ देंगे तो हमें 11 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब देखो आप तीसरी स्थिति क्या होती है, यहां देखो डियर स्टूडेंट, पहली और तीसरी को जोड़ने से, पहले और तीसरी को जोड़ने से, पहले और तीसरी कौन हुआ? ये x प्लस जेड। पहले और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त होता है, दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त होता है। फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सेकेंड नंबर का डबल। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। तो मैं यहां पर एक बार फिर इनको लिख लेता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। ये होगी डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं, y प्लस 3z इज इक्वल टू 11। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और ये हो जाएगा, ये 2y को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं, x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये होगी डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 3।
तो 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई, क्या क्या हो गए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 11 और x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशंस आ गई, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गई। अब इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, तो ये समीकरण निकाय को मैं किस रूप में रखूंगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी के रूप में। तो समीकरण निकाय को ए एक्स इज इक्वल टू बी के रूप में लिखने पर, ठीक है, राइटिंग इन द फॉर्म ए एक्स इज इक्वल टू बी, राइटिंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब ए की वैल्यू क्या है, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ए हो जाएगा हमारा, देखो 1 1 1, इनके कोएफिशिएंट, इनके गुणांक, यहाँ देखो यहाँ एक्स है नहीं तो 0 हो जाएगा, एक्स का गुणांक 0, एक्स का कोएफिशिएंट 2, वाई का तो 1 है 1 और जेड का है 3, और तीसरा हो जाएगा, देखो एक्स का कोएफिशिएंट 1, वाई का कोएफिशिएंट -2 और जेड का कोएफिशिएंट 1। ये तो हो गया ए, और एक्स आप देखो एक्स वाई और जेड, ठीक हो गया, इज इक्वल टू एक्स तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, और बी क्या हो जाएगा 6 11 एंड 0, 6 11 एंड 0, ठीक है, जहां हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू, ये ए है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 0 1 1 1 -2 और 1 3 1, ये x है, x हो जाएगा एक्स वाई जेड, और b है 6 11 0। तो a की वैल्यू मालूम चल गई, a क्या है 1 1 1 0 1 3 और 1 -2 1, x हो जाएगा एक्स वाई जेड, b हो गया 6 11 और 0, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब मैं इसको मिटा लेता हूँ, क्वेश्चन तो आपने देख लिया, ठीक से समझ लिया, ठीक है। अब मेन सारी बातें इन पे अटक गई हैं, यहाँ आकर रुक गई हैं, तो चलिए अब मैं यहाँ सॉल्यूशन करने के लिए स्पेस बना लेता हूँ, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस ए का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। तो डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा डियर स्टूडेंट, इसके रिस्पेक्ट में खोल देता हूँ, 1 0 है ना यहाँ, ठीक है, 1 कहीं से भी खोलो, यहाँ से खोलो, यहाँ से खोलो, 1 इंटू, देखो ये भी छूट गया और ये भी छूट गया, तो 1 और +6 कितना होगा 7, तो सीधा सीधा लिख देता हूँ 7। अब जब इसके अलोंग खोलेंगे तो 0 इंटू समथिंग होगा, तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, फिर 1 इंटू ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, तो 3 -1 तो +2, तो ये होगा डियर स्टूडेंट 9। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 9 विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 नहीं है, तो क्या लिख देंगे, मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टेबल, आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय है, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, फिर निकाल देंगे कोफैक्टर, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर हो जाएगा A11 कितना रहा डियर स्टूडेंट, इसको भी छोड़ दूंगा, इसको भी छोड़ दूंगा, 1 + 6 7 हो गया। A12 कितना हो जाएगा, इसका तो माइनस में आएगा ना, माइनस, अब देखो ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, ये 0 -3 तो +3 हो जाएगा, +3।
A13 ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, 0 -1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब आप देखो A12 कितना हो जाएगा, A21 मतलब ये वाला, तो प्लस माइनस, ठीक है, माइनस आएगा, क्या होना चाहिए, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, 1 + 3, तो माइनस बाहर है तो -3 हो जाएगा। A22 कितना हो जाएगा इसका, ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा, 1 - 1 ये तो 0 हो गया, और A23 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, फिर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा, -2 -1 -3, तो ये हो जाएगा +3। आगे देखिए A31 कितना हो गया, प्लस माइनस प्लस, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, 3 - 1 2। A32 कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस, आप देखो ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, ठीक है, जैसे इसके लिए किया था ना, 3 - 1 2 आ गया, इसके लिए ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा, तो 3, ये तो 0 हो गया, तो 3 आ जाएगा, और A33 कितना हो जाएगा, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, तो 1 आ जाएगा, इसकी गुणाएं से तो 0 हो जाएगा, 1 आ गया, ठीक हो गया। सारे कोफैक्टर निकल गए, सारे सहखंड निकल गए, भाई यहीं पर ध्यान देना है, कहीं पर थोड़ा गलती हो गई डियर स्टूडेंट, तो लास्ट में फिर आंसर आने में दिक्कत है। अब निकाल देता हूं मैं एडज्वाइंट ऑफ ए। ए का एडज्वाइंट कैसे निकालूंगा, एडज्वाइंट ऑफ ए, जितने है ना कोफैक्टर्स इनको रखिए, 7, फिर 3 -1 -3 0 3 2 -3 और 1, इसका ट्रांसपोज, ये परिवर्त, तो यहाँ परिवर्त भी निकालना सीख रहे हैं, तो परिवर्त निकाल देंगे, तो पहले रो को पहला कॉलम बना दीजिए, 7 3 -1, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए, -3 0 3, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना लीजिए, 2 -3 और 1, तो ये निकल गया मेरे पास एडज्वाइंट निकल गया डियर स्टूडेंट, कि एडज्वाइंट हमारे पास कितना आया, एडज्वाइंट आ गया 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 और 1, ये एडज्वाइंट आ गया। जब एडज्वाइंट निकल जाता है तब मैं क्या निकालता हूँ, इन्वर्स निकालता हूँ, तो ए इन्वर्स क्या फॉर्मूला है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए, ठीक है, सब वैल्यूज निकली हुए हैं, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए 9, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 9 है, ये हमने कहीं पर निकाल लिया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका कितना है डियर स्टूडेंट, 9 है, ठीक हो गया, और बाकी रख दो एडज्वाइंट की वैल्यू, 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 और 1, ये निकल गया ए इन्वर्स निकल गया डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब जब ए इन्वर्स निकल गया तो हमारा काम लगभग पूरा होने को है। अब देखो आप, अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास है ax = b, ax = b, दिस इंप्लाइज दैट x = a इनवर्स b, x = a इनवर्स b, x क्या है, x है XYZ, a इनवर्स क्या है, a इनवर्स है ये 1/9, ठीक है, 1/9, ठीक है, 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 और 1, ठीक है, ये ए इनवर्स है, ये मैंने ए इनवर्स लिख दिया। बी की वैल्यू क्या है, बी हमारे पास क्या है, बी ये है 6 11 0, 6 11 और 0, ठीक हो गया।
अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आसानी से। ठीक हो गया। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, ये हो गया मेरे पास XYZ इज इक्वल टू 1/9। देखो इसका मल्टीप्लाई करो, 3/3, 3/1, 3 3 के इक्वल मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहली रो का मल्टीप्लाई पहली कॉलम के साथ, 7 6 कितना हो गया, 7 6 जा 42, -3 इंटू ये हो जाएगा -33, इसके से करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब दूसरी रो देखिए आप, इसकी मल्टीप्लाई से 6 3 जा 18, इसका मल्टीप्लाई 0, इसका भी 0, तो ये तो 18 रहेगा। तीसरा देखो आप, इसकी मल्टीप्लाई के साथ -6 + 33, ठीक है, ठीक है ना, और इसकी तो 0 हो जाएगा। अब कितना हो गया ये, XYZ बराबर 1/9 कितना होगा डियर स्टूडेंट, इसको 9 आ जाएगा यहाँ पर, 42 - 33 9, ये है 18 और ये कितना है, ये है 27। ठीक है, तो ये XYZ की वैल्यूज आ गई। तो अब कितना हो जाएगा, अभी कितना हो जाएगा ये आप देखो, इस 9 को ले लो अंदर, XYZ इज इक्वल टू 9/9, ठीक है, 18/9 डिवाइडेड बाय 27/9, ठीक हो जाए। दिस इंप्लाइज दैट XYZ इज इक्वल टू, क्योंकि 9 से डिवाइड करना है तो इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, 9/9 हो गया डियर स्टूडेंट 1, ये 1 हो गया, 9 2 जा, ये 2 हो गया, 9 3 जा, ये हो गया। तो XYZ हमारे पास आ गए 1 2 और 3 आ गए। तो डियर स्टूडेंट मेरे पास XYZ की वैल्यूज आ गई। ठीक है, XYZ की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। आप देखिए X इज इक्वल टू 1, Y इज इक्वल टू 2, Z इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास आ गया X इज इक्वल टू 1, Y इज इक्वल टू 2 और Z इज इक्वल टू 3 आ गया। XYZ तीनों के वैल्यू निकल गए डियर स्टूडेंट। और X क्या था, ये पहली संख्या है, तो पहली संख्या फर्स्ट नंबर 1 हो गया, दूसरी संख्या 2 और तीसरी संख्या 3। क्या इक्वेशन था, क्या समीकरण था कि 3 संख्याओं का योग 6 है, ये तो था 3 संख्याओं का योग 6 है, तो प्लस कर लीजिए 3 + 2 + 5 6, इसका मतलब आंसर करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पूरे 5 मार्क्स के आएंगे डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए डियर स्टूडेंट। 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। तो यहाँ पर एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, 18 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर है टिन का। इससे एक बक्सा बनाना है, किस रूप में कि प्रत्येक कोने से एक वर्ग काटा गया है और उसको हटा दिया गया है और तब किनारों को मोड़ करके ढक्कन रहित ऊपर कुशन लगाना है। तो अधिकतम आयतन का बॉक्स चाहिए। ठीक है ना, 18 सेंटीमीटर का है, 18 सेंटीमीटर, 18 18 18 चारों कोनों से वर्ग काट दिए हैं। क्यों काट दिए हैं, क्योंकि जब काटेंगे तो तभी जाके मोड़ पाएंगे उसको। ठीक है ना, और इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, थोड़ा स्पेस ज़्यादा न घिरे, थोड़ी यहीं पढ़ लेता हूँ। ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप।
by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is the maximum possible? यह है क्वेश्चन इंग्लिश में, और यहाँ से भी डियर स्टूडेंट मैं आपको इसको दिखा लेता हूँ। देखिए ये आपका क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन नंबर 20। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसको देख लेंगे, क्वेश्चन यहीं से आप देख लेंगे डियर स्टूडेंट, इसका इंग्लिश वर्जन। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन यहीं से आपको दिख जाएगा। ठीक हो गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि एक टिन है, वर्गाकार स्क्वायर शेप में है, जिसके एक साइड 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, इससे वो बनाना है, क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है ढक्कन रहित, उसमें कोई ढक्कन नहीं होना है। ठीक है, विदाउट टॉप। तो अब ऐसे मोड़ेंगे तो नहीं मुड़ पाएगा, माना ऐसे मोड़ दिया, यहाँ से तो मुड़ जाएगा, पर यहाँ से कैसे मुड़ेगा? तो स्वाभाविक है कि स्क्वायर काटे गए, यहाँ से प्रत्येक कोने से स्क्वायर काट दिए, इतना, यहाँ से भी स्क्वायर काट दिया सेम डायमेंशन के, यहाँ से भी स्क्वायर काट दिया सेम डायमेंशन के, और यहाँ से भी स्क्वायर काट दिया सेम डायमेंशन के। ये स्क्वायर हटा दिया, यहाँ से भी स्क्वायर काट दिया, यहाँ से भी स्क्वायर काट दिया, यहाँ से भी स्क्वायर काट दिया। अब क्या हो जाएगा, ये तो नहीं है, ये पीस अब नहीं है ना, देखो ये पीस अब नहीं है, काट दिया, इतना हटा दिया, यहाँ से भी पीस हटा दिया, देखो आप, यहाँ से भी पीस हटा दिया इतना, यहाँ से भी पीस हटा दिया ये। ठीक है, अब आसानी से बक्सा बनाना है, यहाँ से इसको मोड़ना है, आप देखो यहाँ से मोड़ दिया, ऐसे आ जाएंगे, यहाँ से इसको मोड़ दिया, ऐसे हो जाएगा, यहाँ से इसको मोड़ दिया, ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ से इसको मोड़ दिया ऐसे। ठीक ना, यहाँ से मोड़ना है, यहाँ से मोड़ दिया, ये फ्लैप जो है ना, ये टुकड़ी, इसको मोड़ा तो ऐसे हो जाएगा, इस वाले हिस्से को मोड़ा तो ये ऐसे हो जाएगा, इस वाले हिस्से को ऊपर मोड़ा तो ये ऐसे हो जाएगा, इस वाले हिस्से को ऊपर मोड़ा तो ऐसे हो गया, बन तो गया बॉक्स। ढक्कन रहित बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं जोड़ लेता हूँ इसको फिर एक बार। ठीक है, समझ गए होंगे, इसलिए मैंने इसको मिटा दिया कि आप समझ जाएं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, ये अंदर का हटा लेता हूं जिससे आप समझ जाएं अच्छे ढंग से क्वेश्चन को। आप देखिए यहां से टिन काटना है, ये तो काटना है, तो इसको मैं डॉट 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 लिख देता हूँ, ये तो हटाना है, ये भी हटाना है, डॉट डॉट डॉट, ये सब हटाने हैं यहाँ से, तो डॉट 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 लिख देता हूँ, ये सब हटाने हैं तो डॉट 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 डॉट, ये सब हटाने हैं तो डैश 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 डैश। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखो प्रत्येक स्क्वायर सेम डायमेंशन का है, तो माना x लंबाई का, ये x सब x है, x ये भी x, x भुजा का बर काट दिए गए हैं, प्रत्येक कोने से समान लंबाई का हिस्सा काटना है, तो x सेंटीमीटर इस बर की भुजा है, इसकी ये हटा दिए। ठीक है, तो अब देखो, माना मैं मान लेता हूं, माना चारों कोनों से x सेंटीमीटर भुजा का प्रत्येक चारों कोनों से है ना, x सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटकर अलग कर दिया गया है, काटकर अलग कर दिया है। ठीक है, अब जो
बक्से के लिए बचा उसको देखिए, ये कितना हो जाएगा। आप देखो, ये तो लंबाई हो जाएगी ना, ये अब ये लंबाई हो जाएगी, लेंथ, ये हो जाएगी उस बक्से की चौड़ाई, नहीं हो जाएगी, ये चौड़ाई बन जाएगी। और ये जो है, ये जब मुड़ करके ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा, ऊंचाई बन जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना कितना होगा, आप देखो, ये लंबाई ये लंबाई, ये चौड़ाई चौड़ाई, और ऊंचाई हो जाएगी ये वाला, यहां से लेकर के यहां तक, इसको पलट देंगे ना ऊपर, ये तो ये वाला हिस्सा, ये ऊंचाई हो जाएगी, ये वाली हिस्सा बोलो, चाहे ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई एक्चुअली ये होगी ऊंचाई, ये ऊंचाई बन जाएगी। जब ये पलटेगा तो यही तो होगी ऊंचाई, ये एक्स है, ये ऊंचाई क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, ये पलटेगा ना तो ये एक्स हो जाएगी। और लंबाई चौड़ाई निकाल लेता हूं, बक्से की या बॉक्स की लंबाई, बॉक्स की लंबाई, लेंथ ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बक्से की लंबाई देखो पूरा 18 है, x यहाँ से माइनस हुआ और x यहाँ से माइनस हो गया, x यहाँ से हटा है, x यहाँ से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। बॉक्स की चौड़ाई, बॉक्स की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, बॉक्स की चौड़ाई हो जाएगी कौन सी, ये वाली, ये चौड़ाई है, तो पूरा ये भी 18 था, यहाँ से यहाँ तक 18 था ना, पूरा 18 था, x यहाँ से हटाया और x यहाँ से हटाया तो कितना बच गया, ये 18 माइनस 2x, ये भी 18 माइनस 2x सेंटीमीटर हो गया। और बॉक्स की ऊंचाई, बॉक्स की ऊंचाई, हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट कौन सा बना, हाइट कौन सा बना, हाइट आपका ये तो बनेगा हाइट, जब आप इसको मोड़ेंगे ना, इसी को देखो आप, इस वाले हिस्से को, अब ये तो हट गए, इधर वाले हिस्से तो हट गए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, इधर से अब ये भी नहीं है, इधर से अब ये भी नहीं है, अब क्या है, ये टुकड़े हैं, ये और ये, ठीक है। अब इसको आप पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये तो ये हाइट बन जाएगा ना, जब आप इसको पलटेंगे तो हाइट ये ऊंचाई में बदल जाएगा ऐसे, और जब इसको ऐसे पलटेंगे तो ये हाइट बन जाएगा, इसको ऐसे पलटेंगे तो ये ऊंचाई x बन जाएगी, इसको ऐसे पलटेंगे तो ऊंचाई x बन जाएगी, तो ऊंचाई हो जाएगी x सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिखेंगे बने टिन का संदूक बनाना है ना, तो बॉक्स की जगह चलो संदूक मैंने लिख दिया, आप संदूक लिख लेना, हिंदी वाले बच्चे संदूक 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 लिख लेना, ठीक है ना। तो संदूक का आयतन, संदूक का आयतन क्यूबॉइड है, ये घनाभ के आकार का है, संदूक के आयतन को जब मैं बी से दिखाऊंगा तो घनाभ के आकार का है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू x, ठीक है। तो v इज इक्वल टू हो गया 18 माइनस 2x स्क्वायर इंटू x, ये हो गया, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो गया, 18 माइनस 2x स्क्वायर इंटू x, ठीक है डियर स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1। अब वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये मैक्सिमम मिनिमा से सवाल सॉल्व होगा, मैक्सिमा होना चाहिए, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, अधिकतम आयतन होना चाहिए, ठीक है ना, आयतन इस बॉक्स का क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। तो हम क्या निकालते हैं, डी वी बाई डी एक्स करते हैं, उच्चतम और निम्नतम, मैक्सिमा एंड मिनिमा में जब हम ये दिखाते हैं कि जैसे माना वॉल्यूम का, ये वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स मैक्सिमम हुआ, तो हम पहले डी वी बाई डी एक्स निकालते हैं, उसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। अब ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है,
इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए प्लस इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए। तो इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो 2 पहले आ गया, 2 18 माइनस 2x, 2 पहले आ गया 18 माइनस 2x। अब अंदर वाले का होगा, इसका तो 0 हो जाएगा, -2x का -2 इंटू सेकेंड फंक्शन x प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन x का 1 इंटू फर्स्ट फंक्शन, तो 18 माइनस 2x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब फिगर आपने समझ लिया तो इसको मैं हटा दे रहा हूं। आप देखो इसके बाद मेरे पास जो आया dv/dx वो कितना हो रहा है, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x कॉमन ले लेता हूं, तो 18 माइनस 2x कॉमन आ गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ रहा है, ये तो कॉमन आ गया, ठीक है ना, 18 माइनस 2x कॉमन आ गया, कितना आ गया -4x। अब इसको देखो, ये प्लस हो जाएगा ना, 18 माइनस 2x कॉमन आ गया प्लस 18 माइनस 2x, तो ये कितना हुआ डियर स्टूडेंट, आप देखिए dv/dx इज इक्वल टू 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x। ठीक है, अब v के उच्चतम के लिए वॉल्यूम आयतन क्या चाहिए, अधिकतम चाहिए ना, तो v के उच्चतम के लिए फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v dv/dx इज इक्वल टू 0। इस v के मैक्सिमम वैल्यू के लिए dv/dx को क्या रख देते हैं, 0। ये तो तरीका है। अब कितना हो गया डियर स्टूडेंट, आप देखो, आप देखिए इसके बाद मैं इसको 0 रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आप देखो dv/dx को मैं, ये है ना dv/dx, तो dv/dx मेरे पास, इसको मैंने 0 किया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 हो जाएगा, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 6x कितना हो गया 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 हो गया। यदि ये 0 है तब भी x की वैल्यू आएगी, यदि ये 0 है तब भी x की वैल्यू आएगी। तो 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ कि 2x वहाँ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू 18/2 दैट इज इक्वल टू 9। परंतु यह अग्राह्य है, दिस इज नॉट एडमिसेबल। क्यों कि भाई 18 सेंटीमीटर का तो कुल है वो प्लेट, ठीक है, और 9 सेंटीमीटर का यहां से काट दिया, 9 का यहां से काट दिया, 9 का यहां से काटा, 9 का, तो बचेगा क्या, सब टुकड़ा हट जाएगा। तो x इज इक्वल टू 9 तो हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा वर्ग हम नहीं काट सकते कि 9 सेंटीमीटर की पूरी सीटी कट जाएगी, तब संदूक ही नहीं बनेगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, जो कि संभव नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। तो ये तो संभव नहीं है, इसका मतलब इसको 0 करने पर तो वैल्यू नहीं निकलेगी, तो ये 0 होगा, इन 2 का मल्टीप्लाई 0 है, ये 0 क्या, x इज इक्वल टू 9 क्या, तो संभव नहीं है। अब इसको 0 करके देखता हूँ, 18 माइनस 6x इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट 6x इज इक्वल टू 18, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 18/3, 18/6 दैट इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब ये x इज इक्वल टू 3 जो काटा था ना वर्ग किनारे से, x इज इक्वल टू 3, ठीक है ना, वो सही है कि नहीं, उससे वॉल्यूम मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, आप देखते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए इसको फिर डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, dv/dx है, फिर डिफरेंशिएशन कीजिए, अब लिखिए d2v/dx²। आप देखिए इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका 0, इसका -2 इंटू 18 माइनस 6x प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो 0 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन -6 इंटू फर्स्ट फंक्शन ये 18 माइनस 2x,
ठीक है डियर स्टूडेंट। अब मैं क्या कर देता हूं कि d2v/dx² की वैल्यू निकाल लेता हूं जब x = 3 है। d2v/dx² जब x की वैल्यू 3 है तो -2, आप देखो 18 माइनस, अब 6 × 3, ये तो 0 हो जाएगा, 18 - 18 0 हो गया। यहां पर देखो प्लस -6, 18 - 2 × 3, x की वैल्यू 3 है, 2 × 3 कितना हो गया 6। तो मेरे पास आ गया कि d2v/dx² कितना हो गया डियर स्टूडेंट, देखो ये तो 0 हो गया, अरे 12 6 जा -72 और विच इज लेस देन 0। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन क्या हो गया, -72 आ गया, और जो कि डियर स्टूडेंट क्या है, लेस देन 0 है, नेगेटिव है। और आपने ये बात पढ़ी है कि जब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो जाता है तो वैल्यू आपकी उच्चतम होती है। ठीक है, d2v/dx² क्या नेगेटिव है, लेस देन 0 है, इसका मतलब v उच्चतम होगा। v मतलब संदूकायतन, इसका मतलब होगा संदूकायतन उच्चतम होगा। कब होगा, जब वर्गाकार किसी वर्गाकार टुकड़े से, जब प्रत्येक कोने से 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग संदूकायतन उच्चतम होगा जब प्रत्येक कोने से 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ गए, मतलब यदि हम किनारों से 3-3 सेंटीमीटर के वर्ग काट करके अलग कर देंगे तब इस संदूकायतन क्या हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा। यही हमने निकालना था। वर्ग की भुजाएं कितनी होंगी, वर्ग की भुजाएं कितनी होगी, प्रत्येक कोने से 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटना पड़ेगा, वर्ग की भुजाएं कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी, और उससे संदूकायतन क्या हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में क्वेश्चन करना है, बड़े समझ करके। ठीक है।